ओके। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी जो शिद्दत है उसको हमने फाइंड किया था कि कितना उसको पुश मिलता है टेस्ट चार्ज को। अगर वो सोर्स चार्ज का फील्ड हो तो उसका क्या सीन होगा, अगर दो सोर्स चार्जेस हों तो उसका क्या सीन होगा, अगर लाइन चार्जेस हैं ठीक है तो उसका क्या सीन होगा, और अगर रिंग चार्जेस हैं तो उसका क्या होगा। सही। तो आज हम ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेक डाउन क्या है कि द फेलियर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज मींस द फ्लो ऑफ करंट ऑफ एन इंसुलेटर और द डाइलेक्ट्रिक। असल में इंसुलेटर का क्या फंक्शन है, इंसुलेटर का तो यही फंक्शन है कि वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को विथस्टैंड करे और कंडक्शन ऑफ फ्लो को रोके रखे। सही, ये इंसुलेशन का अहम वो जो पर्पस है। और अगर वो फ्लो को रोक नहीं पाता और वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब ये है कि अब ये अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को खो बैठा है। और इसका हम इस इनडायरेक्टली हम इसको ये कहते हैं कि इंसुलेटर का फेलियर हो गया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है। फेलियर होना या उसका ब्रेकडाउन होना एक ही बात है। सही, फेलियर ऑफ इंसुलेशन। ठीक है। और हाई वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी में हम इसको ब्रेकडाउन कहते हैं। यानी कोई भी इंसुलेटर अगर अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को खो देता है और वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है तो हम इस टर्मिनोलॉजी को कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि इसका जो ब्रेकडाउन है ये क्यों होता है और कब ये होगा। सही है। यानी कौन से वोल्टेज पे होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन पे असरअंदाज हो सकते हैं। सही है। तो हम पहले इसके दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये लोकल ब्रेकडाउन और ग्लोबल ब्रेकडाउन। ठीक है। जिस तरह नाम से जाहिर है कि लोकल जो है यानी कोई ख़ास पोर्शन या कोई ख़ास पार्ट इसका ब्रेकडाउन हो गया है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो हम इस लोकल ब्रेकडाउन को पार्शियल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। सही है। और जो ग्लोबल ब्रेकडाउन है, सही है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि इसका कंप्लीट रप्चर हो गया है, कंप्लीट फेलियर हो गया है। सही। और इसको हम कंप्लीट ब्रेकडाउन कहेंगे। सही। तो तीन किस्म के वो डायरेक्टर हमने पढ़े। ठीक है। इसकी एक एक की हम फिर डिटेल से ब्रेक डाउन पढ़ेंगे। मगर मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि लिक्विड है और गैसियस है और सॉलिड है। सही। इनमें ये होता है कि ये जो गैसियस हैं और लिक्विड्स हैं इनमें ये कमाल है कि ये चूंकि फ्लूइड्स हैं और ये फ्लो करते हैं, इनमें फ्लो की प्रॉपर्टी है चूंकि ये फ्लूइड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं फॉर एग्जांपल। सही है। तो अगर यहाँ पे इस पोर्शन ऑफ ऑयल में या इस पोर्शन ऑफ एयर में, फिलहाल चलो लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं, ऑयल है और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, तो चूंकि ये कंटेनर तो भरा हुआ है, फिल्ड है, तो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि ये वाले पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे और फ्रेश पार्टिकल्स इसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो तो फ्लो करता है। सही, मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है। फिर जो है अगर दोबारा इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर जो है फ्रेश पार्टिकल इसको रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रेश पार्टिकल रिप्लेस कर दिए जाएंगे तो उसका उसका जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो उतना ही रहेगा, नहीं। जाहिर बात है वक्त के साथ साथ चूंकि जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे ब्रेक डाउन के, तो इसकी ब्रेक डाउन जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती जाएगी। और फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि फिर अगर फ्रेश पार्टिकल्स रहेंगे ही नहीं और इसको अगर रिप्लेस कर भी लें कोई पार्टिकल्स तो फिर भी इसका ब्रेक डाउन बड़ी आसानी से होगा, क्योंकि अब ओवरऑल जो लिक्विड है
इसका जो है अब इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही। सही है, तो इसका फिर हम टेस्ट करते हैं। सही है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, और एक तो खैर टेस्ट से भी पता लगता है, मगर बाज़ दफ़ा हम बिल्कुल देखने से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, यानी कलर से हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल आपके गाड़ियों में या बाइक में आप मोबाइल ऑयल जो चेंज करते हैं, सही है, तो उस जब फ्रेश डालते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, फिर जब वो यूज़ हो जाता है तो कलर कलर से ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि, या बाज़ दफ़ा आपको विस्कोसिटी से इसका अंदाज़ा लग जाता है कि भाई अब इसके अब और नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस ये नहीं कर सकता, कि इसके अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वीकेंड हो गई है इसकी। सही है, तो बाज़ दफ़ा हम कलर से अंदाज़ा लगाते हैं, विस्कोसिटी से अंदाज़ा लगाते हैं। अगर इस तरह नहीं है तो फिर हम बाकायदा इसका सैंपल लेते हैं, और टेस्ट सेल में इसको टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट सेल में तो बहुत ही, इन टेस्ट सेल तो बहुत ही छोटा वो होता है, सही है, सेल होता है। इसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी छोटे छोटे से होते हैं। तो हम सिर्फ यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि 2-3 स्पून हमने लिए सैंपल का, ठीक है, तो हम पहले इसको मिक्सअप करते हैं, फिर सैंपल लेते हैं, और फिर हम जो है यानी जो रिज़ल्ट आता है हम पूरे जो कंटेनर होता है उस पे हम इसका वो अप्लाई कर देते हैं कि पूरे पूरे का ये हाल है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल है तो ट्रांसफार्मर का सारा ऑयल तो टेस्ट नहीं किया जाता। इसकी मिसाल आपके वो आप जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आप कोई सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि जो रिजल्ट इस सैंपल का है वो आपके पूरे ब्लड का है। पूरा ब्लड तो नहीं निकाला जाता आपसे कि सारा ब्लड आपसे निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है, तो सैंपल लिया जाता है। इस तरह इसमें भी इस तरह है। तो मैं ये कह रहा था कि गैसियस में और लिक्विड में ये कमाल है कि वो रिप्लेस हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एयर है तो एयर में तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग एयर और बहुत ज़्यादा है तो वो उसको रिप्लेस करता जाएगा। मगर इसके मुकाबले में जो सॉलिड है, ठीक है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गैसियस से और लिक्विड से ज़्यादा है, मगर सॉलिड में फ्लो माज ओके। सो जो सॉलिड्स हैं इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो उसमें फ़्लो की, चूँकि वो फ्लूइड नहीं है उसमें फ़्लो की ताकत नहीं है, तो इस वजह से अगर कोई स्पॉट फॉर एग्जांपल ये सॉलिड डायरेक्ट है, ठीक है, और इसका ये स्पॉट जो है इसका ब्रेक डाउन हो गया है, सही है, ये वीकेंड पॉइंट है, या इसको हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। हॉट स्पॉट वो स्पॉट होता है जो कि यानी इफेक्ट हो जाए, सही है? तो अब ये हॉट स्पॉट है इसका, सही है। अब और या साइड बाय जो पार्टिकल्स हैं वो अब यहाँ से पार्टिकल्स जो हैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, सही है। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो वो यानी इसका इफेक्ट सराउंडिंग उस पर भी होगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको पार्शियल ब्रेक डाउन कहेंगे, यानी लोकली हुआ है, पार्शियली हुआ है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे ये ठीक है, ओके है, सही है। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ते जाएंगे, सही है, तो इसमें ट्रीज और ब्रांचेस और ठीक है इस तरह ये यानी ये नहीं है कि एक हॉटस्पॉट हो गया, नहीं, तो ये बढ़ता जाएगा, सही है, वक्त के साथ, सही। तो अब ये देखिए, अब मैं ये बना रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अब इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, या इसको हम ग्लोबल ब्रेकडाउन भी कहते हैं, सही है। तो ये सॉलिड और लिक्विड की मैंने कुछ आपको मिसालें देकर इनको समझाया, सही। अच्छा, अब कोरोना, सही है, कोरोना का आजकल बड़ा नाम चल रहा है, तो ये वो कोरोना नहीं है, सही है, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है, आपको पता है। तो कोरोना इज ए पार्शियल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, या पार्शियल डिस्चार्ज है, सही है। और स्टेबल पार्शियल ब्रेकडाउन इन गैसियस डाइलेक्ट्रिक टाइप्स जो हैं वो ऑडिबल और विजिबल है, सही। कोरोना का बाकायदा पूरा एक चैप्टर है, और हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑडिबल दो टाइप्स हैं, ऑडिबल कोरोना भी होता है और विजिबल भी होता है। कोरोना की कुछ इंडिकेशंस हैं, आपको पता है कि वो वायलेट ग्लो नज़र आता है आपको, तो जो वायलेट ग्लो होता है ये असल में विजिबल कोरोना होता है, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि
कोरोना की एक इंडिकेशन ये है कि इसमें हिसिंग नॉइज आपको सुनाई देती जी है इस तरह की, ठीक है। तो हिसिंग नॉइज जो है ये असल में ऑडिबल कोरोना है। अब ऑडिबल कोरोना का क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है, विजिबल का क्या होता है, विजिबल का ऑडिबल से ज़्यादा होता है, वो सारा कुछ हम जो है जब कोरोना का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, सही है। तो ये यानी पार्शियल डिस्चार्ज की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसी तरह स्ट्रीमर जो है द एक्सटेंशन ऑफ कोरोना एट डिस्टेंस, तो अब ये पूरे उसको, ठीक है ना, कवर करता है। अब लाइटनिंग इसकी मिसाल है, यानी ये एक जगह पे महदूद नहीं होता बल्कि ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एक शावर ऑफ डिस्चार्ज होता है, सही है। और इसकी मिसाल जो है वो लाइटनिंग की है। अब लाइटनिंग एक ख़ास जगह पे महदूद नहीं होती कि अब ये क्लाउड है, ठीक है, और इससे ये नहीं है कि एक पॉइंट पे बस वो होगा, नहीं, पूरा जो है एक लाइटनिंग की एक स्ट्रीम होती है, सही, देखिए। तो अब ये क्या करेगा, जाहिर ही बात है ये कंप्लीट डिस्चार्ज करेगा। अब ये देखिए पूरा मैं आपको बना रहा हूँ ये, अब ये लाइटनिंग की मिसाल है। तो ये एक ख़ास लोकली नहीं है बल्कि ये ग्लोबली है, सही है। तो ये इसको हम स्ट्रीमर भी कहते हैं, सही है। अच्छा, अब प्लाज्मा क्या है, सही है। प्लाज्मा आप लोगों ने ये सुना होगा कि मैटर के जो स्टेट्स हैं, तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, सही है। तो अब फोर्थ भी आप लोगों ने सुना होगा फिजिक्स में कि फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा, सही है। तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट। अब ये है क्या चीज़ असल में, ये है आयनाइज्ड पार्टिकल्स। आयनाइज्ड पार्टिकल्स जो होती हैं उनमें या उसमें पॉजिटिव आयन होता है या उस पर नेगेटिव आयन होता है, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, सही है। प्लाज्मा को हमने सॉलिड और लिक्विड में तो जाहिर बात है हम नहीं रख सकते थे, मगर गैसियस में हमने क्यों नहीं रखा। गैसियस में इसमें नहीं रखा कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आम हालत में वो न्यूट्रल होते हैं। तो वो यानी अब हम एयर की मिसाल ले लें, एयर गैस स्टेट है, सही है। और एयर एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है। जबकि प्लाज्मा जो है, जब ये गैस पार्टिकल आयनाइज हो जाते हैं तो फिर आप उसमें गैसियस प्रॉपर्टी नहीं रहती, ठीक है। जब गैस आयनाइज हो जाता है तो फिर वो अच्छा इंसुलेटर तो नहीं रहेगा बल्कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब वो जो है एक अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रोड है, सही है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और बीच में गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो गैस पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे ये इसको रोके हुए है कि यहाँ पे फ्लो होने ना दे, सही है। तो ये नहीं अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को बरकरार रखे हुए। अच्छा, जब ये आयनाइज हो जाए, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, अब ये एयर नहीं रहा, अब ये इंसुलेटर नहीं रहा, सही है। अब ये क्या, अब ये कंडक्टर, क्योंकि अब ये असिस्ट करेगा, ठीक है ना, मदद देगा यहाँ की फील्ड को कि वो इसको जाने देगा कि भाई आप जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये कंडक्टिव पाथ बन गया है। तो जो चूंकि वो प्रॉपर्टी गैसेस की तो ये प्रॉपर्टी थी कि वो एक अच्छा डायलेक्ट्रिक के तौर पे काम करता है। अब ये अच्छा डायलेक्ट्रिक नहीं होगा बल्कि एक अच्छा कंडक्टर साबित होगा। तो वो प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, तो जाहिर बात है जब प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो हम प्लाज्मा को गैसियस स्टेट में नहीं रख सकते, ठीक है। तो प्लाज्मा आर एक्चुअली द आयनाइज पार्टिकल। अब ये आयंस किस तरह बनेंगे, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर से भी बन सकता है, वोल्टेज से भी, वोल्टेज दे के भी आप पार्टिकल्स को कर सकते हैं, रबिंग यानी फ्रिक्शन से, जो आपको पता है कि यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। आप वो मिसाल आप जो मैट्रिक में वो आप पढ़ते थे कि कंघी, ठीक है ना, तो उस पे आप करते थे, तो वो भी जो है इन्हीं चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब ये है जब आयनाइज फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इसको कहेंगे प्लाज्मा, सही है। अच्छा, वोल्टेज अप्लाई हो जाए तब भी जो है ये प्लाज्मा कहलाएगा। मैंने आपको कहा कि हाई टेम्परेचर से भी हो सकता है, लाइट से भी हो सकता है। आप यानी एक हाई इंटेंसिटी लाइट या एक्स रेज या इस तरह, ठीक है, वो गुजारें तो वो उससे भी आयनाइजेशन हो सकती है, सही है। अच्छा, तो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सही है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको नेगेटिव प्लाज्मा कहेंगे। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ठीक है, तो उसको फिर हम यानी पॉजिटिव प्लाज्मा कहेंगे। सही है। अच्छा, अगर एक जगह पे दोनों हैं, सही है, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो फिर हम इसको न्यूट्रल प्लाज्मा कहेंगे। न्यूट्रल प्लाज्मा का ये मतलब नहीं है कि ये न्यूट्रल फॉर्म में है, नहीं। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्लाज्मा न्यूट्रल फॉर्म में नहीं हो सकता, वो हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी चार्ज चार्ज उसमें होंगे। मगर न्यूट्रल प्लाज्मा का क्या मतलब है? न्यूट्रल प्लाज्मा का मतलब ये है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, फिर भी ये आयनाइज फॉर्म में है। अगर 10 पॉजिटिव आयन्स हैं और 10 नेगेटिव आए हैं, तो इनकी तादाद बराबर होने की वजह से इसको हम ये यानी एक नाम दिया गया है कि न्यूट्रल प्लाज्मा। या बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हों, ठीक है, नेगेटिव ना हो। सही, तो फिर हम इसको यानी नॉन न्यूट्रल प्लाज्मा कहेंगे, यानी आप जो एक किस्म का प्लाज्मा है, ठीक है, या सिर्फ नेगेटिव हों, है ना, चार्जेस हों। सही, तब भी जो है यानी जब प्रोड्यूस होगा तो जाहिर बात है, आप कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ है, ठीक है। अब एक जगह अपनी आप इसको आपने ग्राउंड कर दिया, सही, किसी उस चीज़ को आप जो है यानी ज़मीन के साथ टच कर दें तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सिर्फ पॉजिटिव आयन रह जाएंगे, नेगेटिव जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। सही, तो फिर अगर सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ नेगेटिव हो तो फिर हम इसको नॉन न्यूट्रल प्लाज्मा कहेंगे। तो होते ये फिर भी आयनाइज्ड फॉर्म में भी है ही है, ठीक है। और गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस से जो प्लाज्मा हम बनाते हैं उनके अपना अपना कलर होता है। तो यानी अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, उसका जो प्लाज्मा बनेगा वो पर्पल कलर का है। अब हाइड्रोजन गैस है, उसका जो प्लाज्मा है वो ऑरेंज कलर का है। आर्गन गैस का है तो उसका अलग कलर का प्लाज्मा होगा। वाटर वेपर्स अगर गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, अगर गैसियस फॉर्म में है और उसका आप प्लाज्मा करते हैं तो वो कुछ और कलर का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा कुछ और कलर का होगा। सही, तो ये यानी मुख्तलिफ कलर्स की हैं। एक वीडियो खैर मैं आपको शायद आखिर में यानी कोर्स के आखिर में यानी मिड टर्म से थोड़ा पहले मैं आपको शो करूँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि यानी मुख्तलिफ प्लाज्मा के मुख्तलिफ कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर प्लाज्मा टू एग्जिस्ट आयनाइजेशन इज नेसेसरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आयनाइजेशन, आयनाइज फॉर्म होगा तो प्लाज्मा होगा, अगर आयनाइज फॉर्म नहीं है तो प्लाज्मा नहीं होगा। सही है। प्लाज्मा डेंसिटी रेफरिंग टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना जो है हम कहेंगे कि प्लाज्मा की डेंसिटी ज़्यादा है। सही है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हम उसको कहेंगे कि प्लाज्मा की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा इज कंट्रोल्ड बाय द टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो प्लाज्मा की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी आप जिसकी वजह से आयनाइजेशन हो रही है वो सोर्स ही आप कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर बात है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उससे कम और ज़्यादा होगी। सही। इवन ए पार्शियली, एक बुक ने लिखा है कि इवन ए पार्शियली आयनाइज्ड गैस इन विच एज लिटिल एज 1% ऑफ द एटम आर आयनाइज्ड पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। सही है। यानी अगर 1% भी पार्टिकल्स उसमें आयनाइज्ड हो गए तो हम उसको प्लाज्मा इस वजह से कहेंगे कि अब उसमें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें पैदा हो जाती हैं, तो हम इसको प्लाज्मा की कैटेगरी में रखेंगे। सही है। अच्छा, स्पार्क क्या है? स्पार्क सर है, आप जानते हैं कि जब एयर है, ठीक है, एयर आयन फॉर्म में आ जाए तो फिर वो हम उसको यानी कंडक्शन ऑफ द करंट थ्रू एयर, सही, तो वो उसको हम कहते हैं यानी स्पार्क। यानी जब आप देखते हैं कोई भी आप लूज प्लग होता है, आप उसमें स्विच डालते हैं, सही, तो वहाँ पे आपको स्पार्किंग दिखाई देती है। वो असल में क्या होता है कि वो उस जो गैप होता है, चूंकि लूज होता है, वो गैप होता है, उस गैप में असल में गैप क्या है? करंट, वो है एयर है, तो उस एयर में से करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, क्योंकि गैप बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिक वोल्टेज उस पर ज़्यादा होता है, तो वो इतना वोल्टेज है कि वो गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज कर सकता है। सही। यानी अगर आप दूर से स्विच को प्लग के से दूर आप पकड़ें तब भी तो बीच में एयर है, तब क्यों स्पार्किंग नहीं होती? तब क्यों करंट प्लग में से निकल के स्विच तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि वो गैप बहुत ज़्यादा है और बीच में जो एयर है वो किसका काम दे रहा है? डाइलेक्ट्रिक का काम दे रहा है। तो देखिए कुदरत की, देखिए निशानियां हैं
अगर एयर डाइलेक्ट्रिक ना होता, अगर एयर इंसुलेटर ना होता और वो कंडक्टिव होता, तो फिर हम दूर से ही यानी चीज़ें वो शॉक दे सकती थी, ठीक है ना। अब तो बीच, लेकिन तो दोनों ट्रांसमिशन लाइन को हमने जो गैप दिया है वो असल में हमने इन दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच इंसुलेटर इंस्टॉल किया है। वो इंसुलेटर क्या है, वो एयर है। गैप दे के खुद ब खुद इंसुलेटर इंस्टॉल हो गया बीच में, इंसुलेट बीच में लग गया, सही है ना। तो जब गैप बहुत ही कम होता है तो यानी जितनी एयर की मिकदार कम होती है उसकी जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी जाहिर बात है कम होती है। तो जब लूज प्लग होता है तो उसमें गैप बहुत कम होता है, तो वो वोल्टेज इतना होता है कि उस एयर को का ब्रेक डाउन कर सकता है। तो उस वो जो ब्रेक डाउन ऑफ एयर होता है वो फिर यानी चूंकि स्मॉल अमाउंट में होता है तो स्पार्क की शक्ल में आपको नजर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो पाथ है, एक स्पार्क जो है फ्लो पाथ है एयर में से, ठीक है। ये देखिए कुछ स्पार्क प्लग आप चूंकि प्रैक्टिकल मिसाल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दिया है आपके बाइक हेलो में, सर। गाड़ी में भी होता है स्पार्क प्लग। जी जी जी। सर, तो हम एयर की बात कर रहे थे कि एयर जो है ना हम एज ए इंसुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म सर, अगर हमारे पास वैक्यूम है जहाँ हवा ना हो सर, एयर ना हो, हम्म। तो इसको हम सर एज इंसुलेटर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ये वैक्यूम भी इंसुलेटर है, ठीक है। वैक्यूम, आइडियल वैक्यूम क्या होगा कि उसमें एक भी एयर का पार्टिकल ना हो, एक भी ना हो, तो यस। वो आइडियल वैक्यूम यस। होगा। सही है, और वो हासिल करना इम्पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि आप किसी कंटेनर में से एयर को के पार्टिकल्स को निकालेंगे तो उसमें अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो उस कंटेनर का ही कोलैप्स हो जाएगा, सही। तो प्रैक्टिकली हम इस तरह करते हैं कि हम यानी कंप्लीट एयर तो हटा नहीं सकते, मगर 10⁻⁻8 टॉर इतना हम्म। प्रेशर अगर आप रखते हैं, सही है, यानी बहुत कम प्रेशर अगर आप रखते हैं तो उसको भी हम वैक्यूम कह सकते हैं, सही है। और अच्छा सर। वैक्यूम भी एक अच्छा इंसुलेटर है और उसको हम एज इंसुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि हमारे हिस्सा है, हम पढ़ेंगे भी, सही। थ्री जी। थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह वैक्यूम जो है वो एक अच्छे इंसुलेटर का काम दे सकता है, सही है। और अगर उसका ब्रेक अच्छा, तो किस तरह होगा। जी। सर एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सर गैसियस सर्किट ब्रेकर है सर। फॉर हम्म एग्जांपल ऐसे SF6 है हमारे पास, हम्म हम्म या हमारे पास सर एयर सर्किट ब्रेकर्स हैं। हम्म। तो हम दैट केसेस में हम ये सर कह सकते हैं कि ये एज SF6 हमने एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम सर इस्तेमाल किया हुआ है। बिल्कुल। असल में सर वो तो आर्क को बुझाने के लिए मतलब हम यूज कर देते हैं SF6 को। हम्म लेकिन यहाँ पे तो हम सर बात कर रहे हैं कि मतलब ये चार्ज इसको रोक ले, फ्लो ऑफ करंट को सर रोक ले, तो हम्म तब हम इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। हम्म। सर वो इन दैट केसेस फॉर एग्जांपल SF6 को हम इन दैट केसेस हम डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते सर? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, एक जो डायलेक्ट्रिक हैं, ठीक है, उसके एक से ज़्यादा भी फंक्शंस हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑयल की मिसाल ले लूँ, ठीक है। ऑयल उसमें ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यानी डायलेक्ट्रिक का भी काम देता है और कूलेंट का भी काम देता है, सही है ना। यस। ठीक है, इसी तरह जो एयर है, सिक्स की आपने बात की, ठीक है, तो ये आर्क क्वेंचिंग का भी काम देता है और इंसुलेशन का भी काम देता है, सही अच्छा है। सर। एक्सक्यूज मी ओके। सर। जी जी, एक से ज्यादा भी काम दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सर आपने कहा क्लाउड की बात की आपने स्ट्रीमर से रिलेटेड, तो उसमें एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये आर्क से रिलेटेड या स्ट्रीमर से रिलेटेड। हम्म। एक स्टिप स्ट्रीमर है और एक जो है ना वो लेडर स्ट्रीमर है, तो क्या हम इसको प्लाज्मा कह सकते हैं? कैन वी बिल्कुल कॉल इट प्लाज्मा? बिल्कुल। प्लाज्मा क्यों क्यों, वो आयनाइज फॉर्म में नहीं होता, देखिए हर बिल्कुल होता है हाँ, सर। तो जाहिर बात है फिर हम उसको प्लाज्मा कहेंगे, सही है। हाँ, स्ट्रीमर, चार्ज, आर्क, और स्पार्क, सर ठीक है, ये सारे जो है प्लाज्मा है। जी जी नेचुरल वाली सर, जी। वो लेडर स्ट्रीमर या हेलो हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है, लेड स्ट्रीमर या सर इधर हेलो। यहाँ आवाज़ आ रही है आपकी।
हमारी आवाज शायद सर ये नहीं है। लीडर स्टीमर और स्टेप स्टीमर, हम्म लीडर स्टीमर और स्टेप स्टीमर जो है, हम्म। इसमें हम प्लाज्मा वाली बात तो करते हैं, क्या हम इसको न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल से पुकार सकते हैं कि इसमें लीडर स्टीमर या स्टेप स्टीमर में कौन सा न्यूट्रल है और कौन नॉन न्यूट्रल है जो आप कह रहे हैं सर? ठीक, देखिए जब लाइटनिंग चैप्टर खैर हमारे कोर्स का हिस्सा है, मगर वैसे ब्रीफली मैं आपको बता दूं, आपने ये सुना होगा कि जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, जब क्लाउड्स मूव करते हैं, सही है, तो उसमें या सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस आ जाती हैं या सिर्फ नेगेटिव चार्जेस आ जाती हैं, और बाज दफा दोनों चार्जेस भी क्लाउड पे वो अपेयर हो जाती हैं, इस तरह है। ठीक है, अगर किसी क्लाउड पे सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस अपेयर हो गई, ठीक है, या सिर्फ नेगेटिव चार्जेस अपेयर हो गई, ठीक है, तो एक किस्म अगर अपेयर हुआ है तो हम इसको फिर नॉन न्यूट्रल प्लाज्मा कहेंगे, सही है? और अगर दोनों हुए हैं तो फिर हम इसको यानी न्यूट्रल प्लाज्मा कहेंगे। मगर न्यूट्रल प्लाज्मा का बार बार मैं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि न्यूट्रल फॉर्म में है, नहीं, ये आयनाइज फॉर्म में है, मगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से इसको एक नाम दिया गया है कि न्यूट्रल या नॉन न्यूट्रल, सही है? ओके, आगे बढ़े हम। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एक यानी स्पार्क, अब देखेंगे स्पार्क प्लग में क्या होता है, बीच में तो गैप है, बीच में गैप है, बीच में एयर है, तो फिर यहाँ से फ्लो क्यों क्यों होता है? गैप में तो फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं, ये गैप बहुत ही कम है, और बीच में जो 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 वोल्टेज हम दे रहे हैं वो इतना है कि वो इस गैप को यानी ओवरकम कर सकता है, इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम कर सकता है, इसका ब्रेक डाउन कर सकता है, तो उस वजह से ये फिर फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो यानी आम हालत में हम जब किक देते हैं तो तब जो है यानी हम कहते हैं कि स्पार्क काम करेगा, और जब वो हो तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, तो स्पार्क तो उस छोटे फॉर्म में होता है, ठीक है, जब ज्यादा फॉर्म में होता है तो फिर हम इसको यानी आर्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पंक्चर वोल्टेज या क्रिटिकल वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसके मुख्तलिफ से नाम हैं। ठीक है, ये क्या है? इट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर causes a breakdown in conduction through the interior of the insulator, या मैं सिंपली आप ये कह दूं कि the minimum voltage an insulator can withstand, it is called the critical voltage या the puncture voltage, सही है? और जब यानी अब मैं एयर की आपको मिसाल ले दूं, एयर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 21 केवी पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये अब इसका पंक्चर वोल्टेज है। अगर एयर 1 सेंटीमीटर के गैप के एयर में हम 21 केवी अप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर के गैप में, सही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो फिर इसका ब्रेकडाउन होगा। अगर हम लेट सपोज 18 किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं 1 सेंटीमीटर गैप के एयर में, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पंक्चर वोल्टेज एयर का 21 है, सही है, और अगर 21 या इससे ज़्यादा हो जाए, यानी हम 25 दे रहे या 30 हम अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये अब पंक्चर वोल्टेज से ज़्यादा है, तो फिर उसका ब्रेकडाउन होगा। तो इसी तरह हर मटेरियल का अपना अपना है, ठीक है। इसका यानी लिक्विड का मेगाज में होगा 1 मेगा या इस तरह, ठीक है, या 100 कीवीज में होगा, और उसका जो सॉलिड्स हैं उनका 10 मेगा के रेंज में होगा, सही। तो ये क्या है? यानी पंक्चर वोल्टेज है, इट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर एनी इंसुलेटर टू काज इट्स ब्रेक डाउन, सही। पंक्चर वोल्टेज, पंक्चर जो हम यानी हम कहते हैं टायर पंक्चर हो गया, ये भी असल में इंग्लिश का ही वर्ड है, सही। अच्छा, ट्रैकिंग, इट इज ए स्लोली एंड ग्रेजुअली कार्बनाइजेशन ऑफ द इंसुलेटर सरफेस, सही। ड्यू टू द कार्बनाइजेशन leakage of the current causes the surface flashover. It is caused due to the high humidity and temperature rise. It provides low resistive path. The process of tracking continues until the insulator is short circuited. अच्छा, अब क्या होता है कि इंसुलेटर के सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे एक चार्ज का एक रास्ता बन जाता है। देखिए अब ये एक पूरा एक ट्रैक है, ठीक, रास्ता सा बना हुआ है, सही। और ये अब ये ट्रैक सारा क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस इंसुलेटर के अराउंड जो एयर है तो वो मॉइस्ट है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या टेम्परेचर राइज में आपको आगे जाके हम जब हम थर्मल
आयनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो पंक्चर वोल्टेज जल्दी अचीव हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखें एक ट्रैकिंग सी बनी हुई है, और ये ट्रैकिंग क्या करता है कि ये स्लोली स्लोली इसकी कार्बनाइजेशन करता है। कार्बनाइजेशन का मतलब है इसको जला देता है, यानी जो ब्लैकिश किसी भी पोर्सलिन पे या स्विच पे अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो ब्लैकिश की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये असल में कार्बन की होती है, कार्बन का अपना रंग ब्लैक होता है, यानी कोयला आप देख लें वो भी ब्लैक है, ठीक है। तो जो ब्लैकिश लेयर होती है हम ये कहते हैं कि इसकी कार्बनाइजेशन हो गई, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक चीज़ों से बना होता है और ऑर्गेनिक में कार्बन का होना लाजमी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। तो ये कार्बनाइजेशन होगी, यानी उसकी ब्लैकिश एक लेयर जो आप देखते हैं ये असल में कार्बनाइजेशन है, और ये एक लीकेज करंट है। और आहिस्ता आहिस्ता से ये इसको क्या करता है, इसका मुकम्मल, यानी जैसे ही हम ये देखते हैं हल्की हल्की सी स्पार्किंग होती वो बढ़ती जाती है, ठीक है। एक फिर जो है एक ट्रैक की शक्ल इख्तियार कर देती है, और ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि कंप्लीट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए किसी इंसुलेटर का। सही। अच्छा, ये पहले लेक्चर का पहला पार्ट वो वाइंड अप हो गया, क्योंकि वो मीटिंग का टाइम भी लिमिट होता है। तो मैं आपको दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है।